हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि डेवलप कर लिया था अपना रिएक्ट कंपोनेंट और कंपोनेंट बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने क्या वाले हैं कि JSX की फीचर JSX के जो फीचर्स थे वो हम लोगों ने देखा था। JSX क्या होता है, व्हाट इज़ द JSX इन प्रीवियस वीडियो में। और कोई भी जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर्टी को रेंडर करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और क्लासेस एक रिजर्व कीवर्ड है तो रिएक्ट में, तो उसके स्थान पे हम लोग क्लास नेम यूज़ करते हैं। और फॉर भी एक रिजर्व कीवर्ड है रिएक्ट में, तो उसके स्थान पर HTML फॉर यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी एक सिंगल सिंटैक्टिक, ये यहाँ पर देख रहे हैं, सिंगल सिंटैक्टिक शुगर कोड यूज़ करते हैं, शुगर फॉर्मेट यूज़ करते हैं यहाँ पर, फ्रेगमेंट कोड, ठीक है। फ्रेगमेंट कोड यूज़ करते हैं। और सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में बताया था कि ईच एंड एवरी टैग शुड बी सेल्फ क्लोज्ड, ठीक है। सेल्फ क्लोज्ड होना चाहिए ईच एंड एवरी टैग, जो भी HTML का टैग यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CSS, कि CSS कैसे यूज़ करेंगे। तो मोस्टली जो रिएक्ट में है CSS हम लोग तीन तरह से जो राइट करने का तरीका है, सिंटैक्स है, तीन तरीके से देते हैं यहाँ पर CSS लिखते हैं। और बाकी अगर आप और भी सर्च करोगे तो आपको और भी तरीके मिल जाएंगे, कुछ लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी एक्सटर्नल, जस्ट लाइक टेलविन CSS, बूटस्ट्रैप। तो इन सब लाइब्रेरी को भी यूज़ करने का एक अपना तरीका है, सेटअप है, वो इसको हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। अभी हम लोग इनलाइन CSS के बारे में देखेंगे इस वीडियो में, और आफ्टर डेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टाइल शीट के बारे में, जो कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे यूज़ करेंगे अपने कोड में, अपने कंपोनेंट में। और उसके बाद CSS मॉड्यूल्स क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तीन तरीके से मेन यहाँ पर CSS दिया हुआ है लिखने का। अब जो मॉड्यूल इनलाइन CSS की हम लोग बात कर रहे हैं, इनलाइन CSS, तो इनलाइन CSS डायरेक्टली आप अपने जो आपका कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट में डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप कंपोनेंट के अंदर ही जो आपका कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कोड स्निपेट भी दिया हुआ है, कोड स्निपेट आप देख कर कुछ आइडिया आप लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ CSS इज रिटन डायरेक्टली एज एन ऑब्जेक्ट इन स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि CSS को आप डायरेक्टली जो आप HTML एलिमेंट लिख रहे हो उसके साथ लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है H1 स्टाइल और स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, npm run dev। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट रिस्टार्ट हो जाएगा डेवलपमेंट सर्वर में। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को लोकल होस्ट 573 आई थिंक सो 5173, इस तरह से 5173 पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया है। ये जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया था उसको रेंडर किया है। तो थोड़ा सा अभी हम लोग करने क्या वाले हैं कि एक जो कंपोनेंट फिर से बनाते हैं। एक तो हेडर हमने बनाया था, एक कंपोनेंट और क्रिएट करते हैं यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर। एक हम लोग फुटर कर लेते हैं, न्यू फोल्डर फुटर, ठीक है। फुटर का ऐसे ही रख लेते हैं फुटर, और उसके अंदर एक फाइल बनाना है फुटर का, F कैपिटल में। बाकी आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमने आपको बताया था ऐसे यूज़ करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। और उसके बाद क्या करना है, फंक्शन का नेम क्या रहेगा, जो आपने अभी फाइल का नाम दिया हुआ इसी को, इसको क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, रिटर्न। और जो फ्रेगमेंट कोड होता है इसमें रैप कर देना है आपको। और यहाँ पर क्या करोगे, एक आपको H1 टैग देना है। और यहाँ पर फिर क्लोजिंग ले नहीं रहा है, कुछ यहाँ पर दिक्कत। रिटर्न तो करा दिया हमने, ये एरर क्या बता रहा है देखते हैं। टाइप एक्सपेक्टेड, यहाँ से आप रेफरेंस ले लो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हेडर। हमने फंक्शन का नाम कीवर्ड नहीं दिया, क्या फुटर तो दिया हुआ है। टाइप एक्सपेक्टेड किस चीज़ का हो सकता है, रिटर्न एक्सपोर्ट, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एरर किस लिए दे रहा है।
यहाँ पर भी सेम ही है, रिटर्न किया हुआ है। कोड तो हमारा सही लग रहा है। फिर ये सेल्फ क्लोजिंग ड्यू दे करके देखते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्या है ना कि ये इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक बार RFC करके देखते हैं, RFC रिएक्ट फ्रेगमेंट को। तो यहाँ पर भी ये एरर जनरेट कर रहा है। वैसे ये कोड हमारा चलेगा, ये मुझे लग रहा है इंटेलिजेंस का इशू है, कोड हमारा चलना चाहिए। ठीक है, कोड हमारा चलेगा, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए करना क्या है आपको, यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करो, फुटर इंपोर्ट कर लिया फुटर को, और फुटर को ही आप क्या करो यहाँ पर, हाँ याद आया। ठीक है गाइस, इसमें क्या है ना कि यहाँ पर JSX आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार ये एरर आएगा। एक्चुअली मैंने किया क्या कि यहाँ फाइल बनाया, ये TS फाइल, मैंने एक्सटेंशन नहीं दिया, इसको रीनेम करना होगा, .JSX आपको देना है। ठीक है, JSX। ठीक है, तो एक्सटेंशन का इशू था मेन। ठीक है, तो एरर चला गया। एक बार इसको Ctrl+C करके रन कर देते हैं हम लोग, Ctrl+C/Y। तो हम लोगों ने इस वीडियो में एक बग भी फिक्स किया, जो कि डेवलपमेंट के टाइम पर बग आया, और बग को हमने फिक्स किया। तो इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम आता रहता है। इसी तरह से हमें प्रोजेक्ट को करते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रोजेक्ट हमारा चल गया। ठीक है, हेडर हो गया, फुटर हो गया। हेडर का एक यहाँ से क्या करो, आप इसको हटा लो। हेडर 2 हेडर यहाँ पर शो कर रहा है, रीसेंट हेडर मुझे लग रहा है यहाँ हेडर कंपोनेंट के अंदर इशू है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, ये फिक्स हो गया। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो हेलो लिखा हुआ है, हेलो कम फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है हेलो, हेलो यहाँ से आ रहा है, इसको हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो। अब हमारा एक हेडर हो गया, एक फुटर हो गया। अब इसी को डिज़ाइन करते हैं, इसी पर वर्क करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर पर चलते हैं। तो अभी हम लोग को क्या समझना है, इनलाइन CSS। तो प्रोजेक्ट हमारा रेडी है इनलाइन CSS के लिए। जो आप लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप डिसाइड कर लो कहाँ पर डिफाइन करना है। जो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन हमारा है, ये मेन फंक्शन बॉडी है। तो रिटर्न से पहले आपको कॉन्स्ट स्टाइल, ठीक है, ये आप बनाओ। एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, यानी कि एक वेरिएबल बनाना है, और उसके अंदर पूरा का पूरा आपको लिखना है। एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्टाइल नाम से। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर की वैल्यू पेयर में आपको देना है, देखो, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 20। तो कलर ब्लू इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, और फॉन्ट साइज के लिए मेरे ख्याल से ऐसे ही लेगा, कैमल केस। ठीक है, हाँ कैमल केस ही है, कैमल केस चलेगा। और यहाँ पर 20 px लगा दो ऐसे। तो जो पहले हम लोग स्टाइल फिट लिखते थे HTML में, प्योर HTML में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने काम किया होगा HTML में तो उससे थोड़ा डिफरेंट है इसका लिखने का स्टाइल से। यूज कैसे करना है ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगा HTML का, वो स्टाइल प्रॉपर्टी ही यूज़ करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे ही स्टाइल करके इक्वल करोगे कि कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो इसको क्या कर सकते हो आप, एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर दो स्टाइल को। Ctrl+Z, ये गलत पेस्ट हो गया, ये गलत पेस्ट हो गया गाइस। करेक्ट पेस्ट करना है आपको, स्टाइल लिखना है, लिख दो, आप टाइप कर दो, बहुत बड़ा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, स्टाइल किया। अब देखोगे तो यहाँ पर इफेक्ट आ चुका होगा, इसमें देखिए कलर आ गया, फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया, कलर ब्लू हो गया। चलो फ़ॉन्ट साइज 50 करके देखते हैं, 60 कर दिया, बड़ा हो गया। अब फ़ॉन्ट वेट करके देखते हैं हम लोग, फ़ॉन्ट वेट, बोल्ड, देखो बोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको। और फ़ॉन्ट फेस आप करके सकते हो, फ़ॉन्ट फेस का नाम लिखना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा फ़ॉन्ट फेस क्या क्या होता है। तो फ़ॉन्ट फेस अगर दोगे आप, तो आपको नाम पहले से पता होना चाहिए, जैसे एरियल होता है। ठीक है,
इस तरह से। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि रियल इसके अंदर इंपोर्टेड है या नहीं। फ़ॉन्ट फेस HTML का जो प्रॉपर्टी है उसको देखना पड़ेगा, फ़ॉन्ट फेस क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग गूगल कर लेते हैं फ़ॉन्ट फेस टाइप, देखते हैं क्या आता है HTML। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो, इस तरह से आप सर्च करके आप लिख सकते हो फ़ॉन्ट फेस। यहाँ पर देखते हैं हम लोग फ़ॉन्ट फेस क्या क्या दिया हुआ है। CSS फ़ॉन्ट फेस यहाँ से आप देख लो W3 स्कूल से, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फेस में फ़ॉन्ट फैमिली तो दिया हुआ है, फ़ॉन्ट फेस एक्चुअली यहाँ पर आ नहीं रहा है, प्रॉपर्टी तो दे रहा है @फ़ॉन्ट फेस। तो हम लोग करते क्या है कि फ़ॉन्ट वेट तो हमारा बोल्ड हो गया, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से जो HTML की प्रॉपर्टी हैं ये आपको पता होना चाहिए कि HTML के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। और जैसे कि वहाँ पर नॉर्मल HTML हाइफन के साथ लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, S लगाना है कैपिटल में, ठीक है। हमें क्या करना है, S लगाना है कैपिटल में। और इसका एक प्रॉपर्टी होता है इटैलिक, तो इटैलिक आप दोगे तो यहाँ पर इटैलिक हो जाएगा, देखो। बाकी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से आप ले सकते हो। फ़ॉन्ट फेस तो यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। फ़ॉन्ट फेस भी वैसे होता तो है बट यहाँ पर अभी मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्टमेंट हो गया, फ़ॉन्ट वेट हो गया, फ़ॉन्ट वेरिएंट हो गया, फ़ॉन्ट स्टेज, फ़ॉन्ट फैमिली में देखते हैं हम लोग ट्राई करके। तो फ़ॉन्ट फैमिली एज इट इज़ आप कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ से। और इसको हम लोग जो रिएक्ट में जो स्टाइल है लिखने का उसके हिसाब से ट्राई करते हैं। ये कॉमा बाहर लगाना है यहाँ पर। और ये फ़ॉन्ट फैमिली का हाइफन हटा करके रिप्लेस करके कैपिटल में कर दो आप, ठीक है। तो एक हो गया ये। और यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन ऐसे आ रहा है ना, तो इसको ब्रैकेट में करो ऐसे, ठीक है। ये भी एरर एक आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको आप कर लो, तो ये देखो हो गया टाइम्स न्यू रोमन, ये टाइम्स न्यू रोमन में चला गया। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसको आप हटा दो अभी के लिए। मल्टीपल फ़ॉन्ट फेस आप दे सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली आप दे सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। तो इस तरह से हमारा इनलाइन CSS कंप्लीट हुआ। और इनलाइन CSS अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इनलाइन CSS। तो अगर आप इस तरह से नहीं यूज़ करना चाहते हो, अगर तो ऐसे तो आप कर ही सकते हो, अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। यानी कि ये जो कोड हमने यहाँ लिखा इसको कॉपी करके क्या करो, डायरेक्ट आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर। लेकिन इसके लिए करना क्या है गाइस, थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसके लिए करना क्या है, एक और कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा और ऐसे लिखना है आपको, यानी कि कर्ली ब्रैकेट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट ऐसे, तो भी आपका इफेक्ट आएगा सेम टू सेम एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ कि कोड थोड़ा आपका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गड़बड़ लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, बहुत वियर टाइप का लगेगा। तो बेटर है कि आप क्या करो कि इसको वहीं रहने दो, थोड़ा क्लीन भी तो होना चाहिए कोड, इसको यहीं रहने दो। और इसका जो स्टाइल आपने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है आपने स्टाइल का, इसको आप यहाँ दे दो, ये सही रहेगा, ठीक है। तो इनलाइन CSS जब भी लिखते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में तो इसी तरीके से लिखते हैं, यही एक स्टैंडर्ड तरीका है इनलाइन CSS लिखने का रिएक्ट प्रोजेक्ट में। और चलते हैं अब नेक्स्ट अपने स्लाइड पर और देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। तो इस नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले ये है कि एडवांटेज की बात अगर करते हैं तो सब सिंपल और ट्रेडिशनल अप्रोच है, जैसे पहले हम लोग HTML में लिखते थे वैसे ही लिखना है। और आपको हर एक कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा इनलाइन CSS की लिखने की, तो आपको पता होना चाहिए। और कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग द कोडिंग करते समय, प्रोजेक्ट करते समय, तो आपको दूसरे पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं छोटा सा कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ाना है, लगे कि बहुत हर जगह नहीं चाहिए, सिंगल यूज़ है, तो आप इनलाइन आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि उससे उसका लेआउट या फिर रिस्पॉन्सिवनेस पे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि मोबाइल व्यू में जाए तो उसका कोड फट जाए, कोड वियर्ड हो जाए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें अगर ग्लोबल स्कोप की बात करें कि ग्लोबल स्कोप का स्टाइल फिट हमारा फाइल होता है, ये इसको डिस्टर्ब करता है, या फिर ग्लोबल स्कोप का जो आपने प्रॉपर्टी लिखा हुआ स्टाइल फिट में वो इसका इफेक्ट ओवरराइड कर देता है, या इफेक्ट नहीं आता ग्लोबल फाइल का। तो ग्लोबल जो हमारा CSS होगा
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ग्लोबल फाइल होता है index.css, ये हमारा ग्लोबल फाइल है। यहाँ पर जो भी आप दोगे, जो भी प्रॉपर्टी, वो यहाँ पर ले लेगा। कैसे? ऐसे हम लोगों ने हेडर में देखा, यहाँ पर हेडर कंपोनेंट में, ठीक है, स्टाइल शीट। इस स्टाइल को हम लोग हटा देते हैं। अगर इसको हटा देते हैं तो इसका इफेक्ट चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधे डिव को टारगेट करते हैं। जितने भी डिव होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, सबका कलर कैसा होगा, यहाँ पे टारगेट कर देते हैं। देखिए यहाँ से जितने भी डिव एलिमेंट होंगे ओवर द प्रोजेक्ट, सारे के सारे टारगेट हो जाएंगे। कलर कर देते हैं रेड। अभी हमने कलर क्या किया, रेड। ये सिंपल तरीका है। जो पहले का तरीका था .css फाइल में लिखने का, ये तो उस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। वो पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न, ठीक है, नॉर्मल पैटर्न लिखने का, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये देखो रेड हो गया। यहाँ से फ़ॉन्ट वेट बढ़ाते हैं। अगर फ़ॉन्ट वेट किया 600, फ़ॉन्ट वेट हम लोग कर दिया। पिक्सल लगाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो बड़ा हो गया, रेड में है। अब आते हैं अपने हेडर में और यहाँ पर स्टाइल लिखते हैं इसका, इनलाइन CSS। देखते हैं क्या इनलाइन CSS का इफेक्ट आएगा या ग्लोबल का आएगा। अब आप देख रहे हो इस वाले CSS पे क्या हुआ, इस CSS पे क्या हुआ। अगर आपने देखा यहाँ पर, इस पर तो हेडर हो गया, ये हेडर, इस पर तो हमारा ब्लू हो गया, इस पर ये जो हमारा इनलाइन CSS लिखा हुआ है इसका इफेक्ट आ गया। बट फुटर में क्या हुआ, फुटर में ये जो हमारा ग्लोबल CSS है इसका इफेक्ट आ रहा है। ग्लोबल कहाँ गया, ये इसका। दैट मीन्स जो इनलाइन CSS होता है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ग्लोबल से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, इसको आपको समझ करके लिखना होगा प्रोजेक्ट के अंदर कि ग्लोबल का जो प्रायोरिटी होता है वो इनलाइन से कम होता है, ठीक है। सो आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा CSS था उसको हम लोग देखेंगे, CSS स्टाइल शीट की स्टाइल शीट कैसे यूज़ करना प्रोजेक्ट में। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।